नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है। आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा दोनों आपके हाथों में है। हमने इसको लेकर एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज देश भर के किसानों को बड़ी सौगात देंगे। आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किश्त जारी होगी। सुबह 11 बजे पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8वीं किश्त के तौर पर 19,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे, जिससे करीब 9.5 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। मदद की ये रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। इस बीच पीएम योजना का फायदा लेने वाले किसानों से बातचीत भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जारी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस अवसर पर अपने किसान भाई बहनों के साथ संवाद भी करूंगा। ईद पर खरीदारी करने के लिए कई जगहों पर बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना नियमों को तार तार कर घरों से बाहर निकले लोगों की कुछ तस्वीरें हैदराबाद से भी सामने आई, जहां लॉकडाउन लागू होने के बावजूद लोग ईद पर खरीदारी करने के लिए घरों से निकल पड़े। वहां लॉकडाउन में सुबह 6 से 10 बजे की रियायत दी गई और इस वक्त में बाजार में पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते मिले। कोई पूरे परिवार के साथ बाजार में पहुंचा तो कोई अकेला, लेकिन भीड़ इतनी कि लोग एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़े। ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाने के नाम पर केवल दिखावा किया। असल मकसद तो मास्क लगाने का पूरा ही नहीं हुआ। कुछ ही देर में वहां हालात ऐसे बन गए कि जैम लग गया, गाड़ियों के लिए रास्ता ब्लॉक हो गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी कई लोगों के लिए जान से प्यारी खरीदारी दिखी। कुछ ही दुकानें खुली, लेकिन हजारों लोग बाजार में पहुंच गए। ऐसे में पुलिस की टीम एक्शन में आई और वहां से लोगों को भगाना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर फ्लैग मार्च भी निकाला और ट्रैफिक व्यवस्था को भी संभाला। घरों में रह करके सकुशल अपना त्योहार संपन्न करें, यही हमारी उद्देश्य है, यही हमारी इच्छा है। ईद पर लोग कोरोना निर्देशों का पालन करें, इसके लिए पुलिस वालों ने लाउडस्पीकर का भी सहारा लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझें। देश के गांवों में तेजी से कोरोना का कहर टूटा है। शहरों में कोरोना की दूसरी लहर ने आंसुओं का सैलाब ला दिया था, लेकिन अब गांव में भी कोरोना का दर्द आंखों से दरिया बनकर बह रहा है, जिसकी एक तस्वीर गुजरात के डांग जिले से सामने आई। कोरोना ने जब यहां का रुख किया तो मेडिकल सुविधाएं सरेंडर कर चुकी थी। डांग जिले की वानसदा तहसील के सुखाबारी गांव में लोग पेड़ों के नीचे पॉलिथीन या दरी गद्दे बिछाकर कोरोना का इलाज करने को मजबूर हैं। इलाके में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन लोग वहां नहीं जाते क्योंकि इलाज के नाम पर वहां कुछ है ही नहीं। हालांकि गुजरात सरकार का दावा है कि गांव में बनाए गए कोविड सेंटर में पर्याप्त सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। ये तमाम सेंटरो ऑक्सीजन प्लांट साथे ત્યાંની સ્થાનિક વ્યવસ્થા 30 બેડથી માંડીને 50 બેડ સુધીની થઈ શકે એવી વ્યવસ્થા, એનું સર્વે થઈ રહ્યું છે। કેટલી બેડની વ્યવસ્થા થશે અને કેટલા ટનના પ્લાન્ટની ઓક્સિજનની જરૂરિયાત ઊભી થશે, એ સર્વેની કામગીરી ચાલશે અને એ પ્રમાણે કામ કરવામાં આવશે। અમારે સરકારશ્રીને એટલું કહેવું છે કે દરેક ગામમાં જે શોભાના ગાંઠિયા પીએચસી સીએચસી બનાવેલા છે ત્યાં અંદર MBBS ડૉક્ટર આપો, ટ્રીટમેન્ટ આપો, જેથી કરીને આ ગરીબ લોકોને ગામની અંદર સેવા મળી રહે, ટ્રીટમેન્ટ મળી રહે અને લોકો સ્વસ્થ થાય। ડોક્ટરો જો આજે લીધા હોત તો આજે આ અમારી પબ્લિક મરી ના હોત। અને આ ડોક્ટર આજે અહીંયા ડોક્ટર નથી, પણ તેમ છતાં સ્ટાફ નર્સ પણ 24 કલાક અમને આ કર્નલવા ગામની અંદર જોઈએ, જેથી અમારે આજુબાજુમાં 10 ગામડા આવરાયેલા છે, એ ગામના માણસો અહીંયા લાભ લઈ શકે। गाजा पट्टी में कट्टरपंथी संगठन हमास और इजरायल के बीच जंग छिड़े 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन इस भयानक जंग ने अभी से वहां 2014 में हुए 50 दिन के युद्ध में मची तबाही के रिकॉर्ड तोड़ दी। पहला बार हमास की तरफ से हुआ और फिर तो इजरायल ने ऐसी ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक शुरू की कि गाजा में 80 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो गए। और हमास से बदला लेने के लिए इजरायल ने गाजा पर अपनी प्राण घातक एयर स्ट्राइक तीसरे दिन भी जारी रखी। यहां तक कि रात में भी उसकी सेना ने चैन नहीं लिया और जब पूरा शहर सो रहा था, इजरायल के हवाई हमले ने लोगों को नींद में ही मौत की नींद सुला दिया।
एक दूसरे वीडियो में भी गाजा शहर में तूफान से पहले का सन्नाटा पसरा नजर आया। तभी बीच सड़क पर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा मानो धरती चीरकर उससे बारूद का फव्वारा निकला हो। इसके बाद तो धमाकों की ऐसी झड़ी लगी कि इलाके की बत्ती ही गुल हो गई। रात के अंधेरे में होते वार दिन के उजाले में भी नहीं थमे। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने इतने बम गिराए कि सामने आई एक तस्वीर में एक बहुमंजिला इमारत का नामो निशान ही मिट गया। दिल दहला देने वाला मंजर देखकर ऐसा लगा कि अब तो ये जंग कयामत लाकर ही थमेगी। बताया गया कि इसी बिल्डिंग में हमास के सैटेलाइट चैनल का दफ्तर भी था। इजराइल के धुआंधार हमलों के बीच हमास भी अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं रहा। उसकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसके आतंकी इजराइल पर रॉकेट दागने की तैयारी करते दिखे और फिर अंधाधुंध इतने रॉकेट दागे गए कि आसमान उड़ती बलाओं से पटा नजर आया। यही वजह रही कि अमेरिका भी खुलकर अपने पुराने साथी इजराइल के समर्थन में उतर गया। उसने दो टूक कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा हक है, लेकिन इस जंग में पिस रहे गाजा के लोगों की ईद की खुशी मातम में बदल गई, क्योंकि वहां हर तरफ तबाही ही तबाही मची नजर आई। तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगा मानो वहां कोई भयानक जलजला आया हो जो सब कुछ निगल गया हो। ईद पर जब जश्न मनाने का मौका था तब लोगों को गम नसीब हुआ। लोग रातों रात बेघर हो गए। सिर से छत छिन गई तो वो अपनी किस्मत को कोसते नजर आए। लेकिन कुछ तो ऐसे थे जो अपनी बर्बादी देखने के लिए जिंदा तक नहीं बचे। हालांकि फिर भी कुछ लोगों ने हौसला नहीं खोया। टूटी हुई और मलबे से पटी पड़ी सड़कों पर चलते हुए वो मस्जिद पहुंचे और ईद की नमाज पढ़ी। चारों तरफ बर्बादी से घिरे होने के बावजूद कुछ लोगों ने ईद की खुशी में एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी इस जंग ने वहां यहूदी और अरब मुस्लिम समुदाय के लोगों की आंखों पर धर्म की ऐसी पट्टी बांधी है कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इजराइल के बतियाम शहर में कट्टरपंथियों की भीड़ ने बीच सड़क पर एक कार ड्राइवर को मार मार कर अधमरा सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो एक अरब मुस्लिम था, जिसके बारे में भनक लगते ही भीड़ के जहन में नफरत की आग ऐसी सुलगी कि पहले तो ड्राइवर को उसकी गाड़ी से घसीटकर बाहर निकाला गया और फिर सब उस पर टूट पड़े। भरे बाजार, मॉब लिंचिंग की ऐसी लाइव तस्वीरें जिन्हें देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। अकेले निहत्थे आदमी को हथियारबंद भीड़ ने ऐसा घेरा कि वो झुंड में छिप ही गया। उस पर ताबड़तोड़ वार होते रहे, लेकिन उसे बचाना तो दूर, वहां मौजूद लोगों ने तमाशा रिकॉर्ड करने के लिए अपने मोबाइल फोन निकाल लिए। मार खा खाकर लहू में लथपथ शख्स जमीन पर बेसुध पड़ा दिखा, लेकिन तब भी खून खराबे पर उतारू भीड़ का मन नहीं भरा। तब भी एक लड़का उसके मुंह पर मुक्के मारता नजर आया। बताया गया कि अरब मुस्लिम समुदाय के उस आदमी को इतनी गंभीर चोटें आई हैं कि अब उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार के भोजपुर से ग्रामीण इलाकों में कोरोना की मार की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। भोजपुर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर बसे ख्वासपुर गांव के स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जरूरी इंतजाम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हालात खराब होने पर मरीजों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। इलाके के लोगों का आरोप है कि क्लिनिकों में डॉक्टर कोरोना मरीजों को देख तक नहीं रहे। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से जिला अस्पताल में भी हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए और फर्श पर लिटाकर मरीजों का इलाज हो रहा है। लगभग 90% से प्लस लोग रिकवर कर रहे हैं। हम लोग के पास ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई व्यवस्था है नहीं, यहाँ पर भर्ती करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसको हम लोग रेफर करते हैं। मनी छपरा हॉस्पिटल है ना एक बड़ाहरा में, तो उनका स्थिति ठीक नहीं, वहाँ डॉक्टर जाते जाते ही रेफर कर दिया कि यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, आप लेकर जाइए सदर। बंगाल के कूच बिहार में राज्यपाल जगदीप धनखड़ हिंसा पीड़ितों से मिले। इस दौरे से पहले मुख्यमंत्री ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी और इसे नियमों का उल्लंघन बताया था, जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने उन्हें जवाब दिया कि राज्यपाल को कहीं जाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। और कूच बिहार में हिंसा पीड़ितों का दर्द बांटने पहुंच गए। वो उन लोगों के बीच पहुंचे जिन्होंने बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा में अपना सब कुछ खो दिया। राज्यपाल को देखकर इन लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक महिला तो उनके पैर छूने के लिए जमीन पर लेट गई। कूच बिहार के हिंसा पीड़ित जब जगदीप धनखड़ से मिले तो उनके दिल का दर्द उनकी आंखों से बहने लगा। शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जो उन्हें देखकर खुद को रोने से रोक पाया हो। राज्यपाल ने भी पूरी कोशिश की कि वो उनका दुख कम कर सकें। उन्होंने उनके घरों को भी देखा जो तोड़फोड़ के बाद रहने लायक नहीं बचे हैं। इस दौरे पर निकलने से पहले ही जगदीप धनखड़ के तेवर तीखे दिखे। विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में वोट देने की कीमत मौत है, रेप है,
राज्यपाल भले ही इस मामले में ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोपों को खारिज कर दिया। Where is the violence? Not a single office of BJP has been burned. Not a single leader of BJP has been heckled. बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई हिंसा पर राज्य की मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने सामने हैं। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण के समय ही जगदीप धनखड़ ने यह मुद्दा उठा दिया था और संकेत दिए थे कि इस मामले में उनके तेवर आक्रामक रहेंगे। सलमान की फिल्म राधे रिलीज हो गई। ईद से एक दिन पहले सलमान खान की फिल्म राधे रिलीज कर दी गई। ये फिल्म सिनेमा घरों के बजाय ऑनलाइन देखी जा सकती है। सिटी मार, सिटी मार, सिटी मार। कोरोना संकट में दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में मौजूद मशहूर झंडेवालान मंदिर में लोगों के लिए काढ़े और खाने का इंतजाम किया गया। किचन है जहां पर अभी भी काढ़ा बनने का जो काम है वो लगातार चल रहा है। मंदिर परिसर में 3 आइसोलेशन सेंटर में रह रहे कोरोना मरीजों के लिए खाना बनाने से लेकर उसे पैक करने तक की व्यवस्था भी की गई। 3 स्थानों पर हम ये तीनों समय का भोजन और ये भेज रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ा दिया गया। हालांकि अब दूध सप्लाई करने के लिए समय की बंदिश हटा ली गई। पहले इसकी इजाजत सुबह सिर्फ 7 बजे से 11 बजे तक ही थी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने ब्रिटेन की नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन किया है। इसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या आमिर आईपीएल में खेलना चाहते हैं। हालांकि 28 साल के मोहम्मद आमिर ने इस मुद्दे पर सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन आईपीएल में खेलने से इनकार भी नहीं किया। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे कोरोना मरीजों के लिए कोलकाता के नील रतन सरकार अस्पताल में एक एनजीओ ने बस की व्यवस्था की, जिसमें 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखे गए हैं, जिनकी मदद से इस बस में मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन दी जा सकेगी। बेड मिलने तक 2-3 घंटा ये बस में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के सुविधा उपलब्ध है। एनजीओ से जुड़े एक शख्स ने बताया कि इस काम के लिए कोलकाता के एनआरएस अस्पताल को ही क्यों चुना गया। पुअर पीपल है, जो सबसे नीडी है, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, उन सबको वो सबसे पहले सरकारी अस्पताल में आते हैं। मेजर जनरल एसके सिंह को दिल्ली में सेना के बेस अस्पताल का प्रमुख बनाया गया। उन्हें कोरोना संकट के बीच ये जिम्मेदारी सौंपी गई। वो अब तक लखनऊ में सेना के अस्पताल में कोरोना मरीजों के काम को देख रहे थे। पंजाब के फतेहगढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिसकर्मी ठेले पर रखे अंडों के ट्रे से अंडे चुराता दिखाई दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। उसके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए। जो वीडियो सामने आया उसमें आरोपी पुलिसकर्मी सड़क किनारे खड़े ठेले से अंडे चुराकर अपनी पैंट की जेब में डालता दिखाई दिया। अंडे चोरी करने के बाद वो वहां से चला गया, लेकिन आरोपी पुलिस वाले की इस हरकत का वहां मौजूद एक आदमी ने वीडियो बनाया और उसे वायरल भी कर दिया। तो ये पंजाब के फतेहगढ़ की तस्वीरें आप देखिए। पुलिसकर्मी जो कि वर्दी में है, वो अंडे चुराता हुआ दिखाई दिया। एक शख्स जो वहां पर मौजूद था, उसने इस घटना का वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। इसके बाद पुलिस महकमा हरकत में आता है और इस आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया जाता है। अमेरिका के कोलोराडो में दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ। वहां बीच आसमान में 2 छोटे हवाई जहाजों की जोरदार भिड़ंत हो गई, लेकिन इसके बावजूद राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी को खरोंच तक नहीं आई, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि सामने आई तस्वीरों में हादसे का शिकार हुआ एक हवाई जहाज तो पैराशूट के सहारे एक खेत में लैंडिंग करता नजर आया। मतलब अकेले पायलट या यात्री नहीं, बल्कि पैराशूट से बंधा पूरा का पूरा प्लेन जमीन पर उतरता दिखा। हवाई जहाज नीचे तो आ गया, लेकिन उसके 2 टुकड़े हुए नजर आए। हाल ये हो गया कि हवा में उड़ने वाले जहाज को ट्रॉली ट्रक पर लाद कर ले जाना पड़ा। वहीं टकराने वाले दूसरे जहाज ने तो किसी तरह एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर ली, लेकिन उसके भी परखचे उड़े दिखे। उसके पिछले हिस्से का कचूमर निकला नजर आया। बताया गया कि ये दोनों जहाज एक ही एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि दोनों जमीन पर उतरते हवा में ही एक दूसरे से टकरा गए। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों ने राज्य सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। गांव में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने सभी ग्रामीण इलाकों में कमेटी बनाकर थर्मल स्क्रीनिंग करवाने का फैसला किया है। हरियाणा के सोनीपत में 35 गांव कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जिसके बाद सरकार ने सोनीपत के 50 गांव में सरकारी स्कूलों को आइसोलेशन वार्ड बनाने की घोषणा कर दी है। आइसोलेटेड मरीजों के लिए हमारी टीम अल्टरनेट डे पे जाती है। 72 टीम्स हमारी इस टाइम पे बनी हुई हैं और एक किट बनाई गई है, जिसमें ऑक्सीमीटर है, डिजिटल थर्मामीटर है, आयुष की दवाइयाँ हैं और आपकी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, मास्क हैं
और एक बुकलेट है। वो किट हर एक होम आइसोलेशन वाले पेशेंट को प्रोवाइड की जा रही है। इस साल अगस्त से दिसंबर के बीच भारत में वैक्सीन की कमी बहुत हद तक दूर हो सकती है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि देश में अगस्त से दिसंबर तक अलग अलग वैक्सीन की करीब 216 करोड़ डोज तैयार हो जाएंगी। नीति आयोग ने बताया कि इसके अलावा कुछ विदेशी वैक्सीन भी भारत आ सकती है और यह आंकड़ा 300 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। अलग अलग वैक्सीन की जिन 216 करोड़ डोज की बात की जा रही है, उनमें 55 करोड़ डोज कोवैक्सीन जबकि 75 करोड़ डोज कोविशील्ड की होंगी। इनके अलावा भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की भी 10 करोड़ डोज तब तक तैयार होने की उम्मीद है। साथ ही रूस की स्पुतनिक वैक्सीन की भी करीब 16 करोड़ डोज दिसंबर तक भारत में तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा बाकी कई कंपनियों की वैक्सीन के भी अगस्त से दिसंबर तक तैयार होने की उम्मीद है। केंद्र ने यह जानकारी भी दी कि रूस की स्पुतनिक वैक्सीन भारत में आ चुकी है और अगले हफ्ते से उसे बाजार में उतार दिया जाएगा। यूपी के ग्रामीण इलाकों में कोरोना कहर बरपाने लगा है। मेरठ के गांव में अब तक 1200 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन ने घर घर सर्च अभियान शुरू किया है, जिसके तहत गांव में सैनिटाइजेशन का काम तेज कर दिया गया है और टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। टेस्ट के समय पॉजिटिव मिलने वाले मरीजों को दवा की किट बांटी जा रही है और उन्हें गाँव में ही आइसोलेट किया गया है। जिले के सीएमओ का दावा है कि स्वास्थ्य विभाग की 1000 से ज्यादा टीमें अब तक करीब 3 लाख घरों का सर्वे कर चुकी है। गांव में सैनिटाइजेशन, दवा के किट बांटने और कोरोना की जांच के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 012129727573 भी जारी किया गया है। 5 दिन का अभियान था, वो हमने एक्सटेंड कर दिया है 6 दिन 7 दिन तक, जब तक के गांव में हर मरीज जो लक्षण युक्त था उसकी टेस्टिंग पूरी नहीं हो जाती है। लगातार हम इस अभियान को बनाए रखेंगे। इस दौरान 2,90,000 मकानों के अंदर करीब टेस्टिंग हुई है, उनको चिन्हित किया गया था। हर मकान के अंदर जाके आशा आंगनबाड़ी ने लाइन लिस्टिंग की और पता लगाया कि लक्षण युक्त लोग कुल यहाँ पे कितने हैं। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने लगा और जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा और तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना रहेगा। जिन जगहों पर मौसम ने करवट ली, उनमें भुवनेश्वर भी शामिल है। वहां खूब हवाएं चलीं और फिर जमकर बारिश हुई। ये बारिश इतनी तेज थी कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई और लोगों को हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे चलना पड़ा। पंजाब के लुधियाना में भी आसमान में काले बादल छा गए और थोड़ी ही देर में तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दे दी। तेज बारिश से कहीं पर लोगों को सुकून मिला तो कहीं पर बादल आफत बनकर बरसे। उत्तराखंड के नैनीताल में तो हालात इतने खराब हो गए कि मानो बादल फट गया हो, क्योंकि बारिश का पानी अपने साथ पत्थर और मिट्टी बहाकर ले आया, जो सड़कों पर जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियां घंटों फंसी रहीं। वहां बारिश और ओलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए भी कोरोना की दूसरी लहर चुनौती बनती जा रही है। गांव में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ना तो टेस्टिंग की सुविधा है और ना ही अस्पताल की। उत्तरकाशी जिले के गांव में कोरोना के 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि टिहरी, चंपावत और पिथौरागढ़ के कई गांव भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उत्तराखंड देश के उन 11 राज्यों में शामिल हो चुका है जहां धीरे धीरे शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। हमारी ग्राम सभा बुडूगी है, यहाँ पे कम से कम 55 परिवार निवासरत हैं, जिसमें से अमूमन लगाया जाए तो घर का हर एक सदस्य को कहीं ना कहीं वायरल फीवर है। और वर्तमान में स्थितियाँ देखी ये भी जा रही हैं कि हमारे जितना भी क्षेत्र है, जिला मुख्यालय से सटा हुआ क्षेत्र, यहाँ पे हर जगह वायरल फीवर चल ही रहा है, परंतु स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम कहीं भी नहीं जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर से नक्सलियों में भी हड़कंप मचा है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि अब वो भी जंगलों को छोड़कर गांवों की ओर भाग रहे हैं, जिसका पता छत्तीसगढ़ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के हाथ लगी एक चिट्ठी से चला, जिसमें यह लिखा था कि बस्तर के इलाकों में उनके टॉप कमांडर समेत कई साथी बीमारी से जूझ रहे हैं, जबकि कई सदस्य महामारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि न दवा है न खाने का सामान। लिहाजा इसी खौफ में कई नक्सलियों ने अचानक भागना शुरू कर दिया। ऐसे में यह आशंका है कि जिस तरह से वो गांवों की ओर भाग रहे हैं, उससे आम लोगों के कोरोना की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि इसी बीच कोरोना के खौफ में 2 नक्सलियों के सरेंडर करने की खबर छत्तीसगढ़ से ही सामने आई। वहां के कांकेर जिले में कोरोना की चपेट में आए 2 नक्सलियों ने बीएसएफ कैंप में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद इन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।
वहां स्वास्थ्य कर्मियों ने दोनों की कोरोना जांच की। सरेंडर करने वाले नक्सली पति पत्नी बताए जा रहे हैं, जो पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और जब इन्हें इलाज नहीं मिला तो ये लोग बिना बताए भाग निकले। पति पत्नी कोविड पॉजिटिव पाया गया, तत्पश्चात उनको कांकर कोविड हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कराया गया। सिविल सेवा की प्रीलिम परीक्षा टाल दी गई। यूपीएससी ने कोरोना खतरे की वजह से सिविल सेवा की प्रिलिमिनरी परीक्षा को फिलहाल टाल दिया। ये परीक्षा 27 जून को होनी थी, लेकिन अब ये परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। देश में वैक्सीन और दवाओं की कमी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री पर हमला बोला। इस ट्वीट में उन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए भी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। इस संकट के समाधान का हिस्सा न बनो कोई बात नहीं, लेकिन सियासी व्यवधान का हिस्सा तो मत बनो। बिहार सरकार ने राज्य में 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को पहले की तरह छूट जारी रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का फैसला लिया। इसके अलावा उन्हें हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन भी दी जाएगी। सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के आरोप में पंजाब के पठानकोट से एक छात्र को गिरफ्तार किया। आरोपी बीटेक का छात्र है और वो कोरोना मरीजों को उनके घरों पर ही आईसीयू जैसी सुविधा देने का झांसा देता था। इसके लिए वो 47 लोगों से पैसे भी ट्रांसफर करवा चुका था। मुंबई में कोरोना वैक्सीन की किल्लत ने दूसरी डोज वालों का इंतजार बढ़ा दिया। टीके की पहली डोज लगवाने के 1.5 महीने बाद भी कई लोग दूसरी डोज नहीं लगवा पा रहे। तो वैक्सीन का सेकेंड डोज लेने वाले जो लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ से उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। बीएमसी ने टीके की कमी पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और भरोसा दिया कि विदेशी कंपनियों से वैक्सीन मंगवाकर इस परेशानी को दूर किया जाएगा। वर्ल्ड में फर्स्ट महानगर पालिका है जो वैक्सीनेशन के लिए परदेशी कंपनी को ग्लोबल टेंडर करके बुला रही है। केंद्र सरकार की एक्सपर्ट कमेटी की कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का अंतर रखने की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है। अभी तक 2 डोज के बीच 6 से 8 हफ्ते का अंतर रखा जाता था, लेकिन एनटीएजीआई की एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की थी कि 2 डोज के बीच अंतर 12 से 16 हफ्ते का होना चाहिए। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। हालांकि कोवैक्सीन की 2 डोज के बीच अब भी 6 से 8 हफ्ते का ही अंतर रखा जाएगा। 4 to 6 वीक का जो फैसला था वो उस समय जो डेटा उपलब्ध था, जो गाइडेंस थी कोविशील्ड के डेटा के बेस के रेगुलेटर्स की, उसके अनुसार वो फैसला हुआ। यही नहीं, केंद्र सरकार ने कोरोना से ठीक हुए मरीजों को 6 महीने बाद ही टीका लगवाने की अपील की। इन्फेक्शन हो जाए तो सफिशिएंट प्रोटेक्शन अंदर होती है, ऐसा डेटा आया देश से भी, देश के बाहर से भी। तो अब ये उनका व्यू बन रहा है कि ऐसे व्यक्ति को रिकवरी के 6 महीने बाद टीका लगाए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोरोना नियमों की अनदेखी कर एक शादी समारोह में भीड़ जुट गई, जिस पर कार्रवाई करने गई पुलिस की टीम पर उन लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि उस शादी में करीब 200 लोग शामिल हुए, जिसकी सूचना मिलने पर कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे, लेकिन शादी में शिरकत कर रहे लोगों को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पुलिस वालों की गाड़ी को घेर लिया और उन पर डंडों से हमला करने लगे। पत्थर मार रहे। गाड़ी को रिवर्स गियर में डालकर वहां से उन पुलिस वालों ने निकलने की कोशिश भी की, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होने की वजह से ऐसा हो न सका। गुस्साए लोग लगातार लाठियों और पत्थरों से हमला करते रहे। इससे पहले पुलिस वाले उस शादी में मौजूद कुछ लोगों को कोरोना नियम समझाते नजर आए, लेकिन उन लोगों ने इस पर अजीबोगरीब तर्क दिए। बताया गया कि इस हमले में 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को चिंताजनक बताया है। भारत के रूरल एरियाज में बीमारी फैल चुकी है। वहाँ दिल्ली जैसे कैपिटल में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बताइए अगर दिल्ली में ये हाल हो रहा है, हैदराबाद में, मुंबई में, तो फिर देश के उन गांवों में क्या होगा जहां पर ये पूरी तरीके से ये वायरस फैल चुका है। जमाखोरी के आरोपों में घिरे मंत्री इमरान हुसैन को हाई कोर्ट और दिल्ली सरकार से क्लीन चिट मिल गई। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि
केजरीवाल सरकार ने इस मामले में हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और अदालत को लिखित में जानकारी दी कि इमरान हुसैन ने दिल्ली सरकार के कोटे से ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि निजी तौर पर उन्होंने इसकी व्यवस्था की और लोगों में बांटा। सोमवार को इमरान हुसैन ने भी कोर्ट में सफाई दी थी कि उन्होंने फरीदाबाद से ऑक्सीजन सिलेंडर किराए पर लिए थे, जिसके दस्तावेज भी उनके पास हैं, जो कोर्ट में जमा कराए गए। जबकि एक याचिका में दावा किया गया था कि उन्होंने दिल्ली सरकार के कोटे की ऑक्सीजन और सिलेंडर बांटे थे, लेकिन सुनवाई में यह आरोप गलत साबित होने के बाद याचिका खारिज कर दी गई। पटना में काला बाजारियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी के तहत पुलिस ने कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की काला बाजारी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक जिला परिषद मेंबर का बेटा भी शामिल है। इन लोगों पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 रुपए में बेचने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से पुलिस ने 8 सिलेंडर बरामद किए हैं। डॉक्टर हैं अबुल वफा, ये मुजफ्फरपुर के, इनके फादर वहाँ के जिला परिषद हैं और ये ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की यहाँ पे कालाबाजारी कर रहे थे। इनको हम इसकी सूचना हम लोगों को जो प्राप्त हुई, हम लोगों ने इनको ट्रैप किया और इनके मार्फत हम लोगों ने और भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। टोटल 3 अरेस्टिंग हुई है और ये सब मिलके यहाँ पे कालाबाजारी कर रहे थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एंटलोप घाटी में लगी आग ने वहां के कई मकानों को जलाकर राख कर दिया। खतरे को देखते हुए वहां के प्रशासन ने लोगों से फौरन उनके घरों को खाली करने का आदेश दिया, क्योंकि लॉस एंजलिस से 13 किलोमीटर दूर एंटलोप घाटी में लगी ये भयंकर आग काफी तेजी से पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई मकान और हरे भरे पेड़ लपटों में धधकते नजर आए। जंगल के बीच बने इन आशियानों को आग ने पल भर में जलाकर राख कर दिया। वहां खड़ी कई गाड़ियां भी आग की भेंट चढ़ गईं। खतरनाक लपटों और धुएं के गुबार ने पूरी घाटी को कैद कर लिया। आग ने वहां काफी तबाही मचाई। इस मंजर को देख ऐसा लगा जैसे आग सब कुछ बर्बाद करके ही दम लेगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर मचे घमासान के बीच छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन का काम रोक दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में बन रहे नए विधानसभा भवन का काम फिलहाल रोक दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रियों के लिए बन रहे आवास का काम भी बंद कर दिया गया। सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना संकट की वजह से इन कामों पर रोक लगाई। कोरोना काल के कारण से बहुत सारे आर्थिक गतिविधि रुकी हुई है और इस कारण से ये कड़ा फैसला लेना पड़ा। रजनीकांत ने चेन्नई में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारत और पाकिस्तान के जवानों ने एक दूसरे को ईद की मिठाई बांटी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कोरोना की चपेट में आए 2 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। बताया गया कि ये दोनों नक्सली पति पत्नी हैं और उन्होंने जंगल में इलाज न मिलने की वजह से आत्मसमर्पण किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बिहार की सुपौल जेल में तबीयत खराब होने पर पप्पू यादव को दरभंगा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। पटना पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में पप्पू यादव को पकड़ा था, लेकिन बाद में उन्हें 32 साल पुराने एक केस में गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में काला बाजारी करने वालों और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ठगने वाले गिद्धों पर नकेल कसने का काम लगातार जारी है। सतना पुलिस ने 3 ऐसे लड़कों को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेचने का झांसा देकर लोगों से रुपए ऐंठते थे और पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करवाकर अपना फोन बंद कर देते थे। हाल ही में आरोपियों ने गुरुग्राम की एक महिला से 1.5 लाख रुपए ठगे, जिसकी शिकायत पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनके 2 साथी अभी भी फरार हैं। पुलिस को इनके बैंक खातों से पता चला है कि ये अब तक कई लोगों से लाखों रुपए ठग चुके हैं। बिहार के समस्तीपुर में डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं करने पर एक अस्पताल में जमकर बवाल हुआ। आरोप लगा कि एक शख्स का डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं करने पर उसकी बेटियों और बेटे ने अस्पताल के स्टाफ से बदसलूकी की और अपने पिता का डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं होने पर अस्पताल के बाहर हंगामा करने लगे। इन लोगों ने वहां बहुत देर तक बवाल किया। यही नहीं, दोनों लड़कियां तो इमरजेंसी वार्ड में घुस गईं और बहस करने लगी। यहीं उनमें एक ने तो अचानक वहां रखा रजिस्टर उठा लिया और भागने लगी। लड़की की ऐसी हरकत देखकर वहां मौजूद कई गार्ड उसे समझाने पहुंचे, लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी और बहस करते हुए वहां से जाने लगी। जिसके बाद एक गार्ड तेजी से आगे बढ़ा और उसने लड़की के हाथ से रजिस्टर छीन लिया। फिर क्या था, दोनों लड़कियां और उनका भाई वहां हंगामा करने लगे।
उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें उनके पिता का डेथ सर्टिफिकेट देने से मना किया और उनके साथ मारपीट की। मेरी बहन को मारा ये सब, डेथ सर्टिफिकेट बनाने बोल रहे थे उसके लिए। ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब हंगामा करने वाली लड़कियों के पिता को अस्पताल लाया गया और डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत वहां पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वो उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की मांग पर अड़ी रहीं। कोरोना संक्रमण के साथ ही अब ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। वाराणसी की बीएचयू अस्पताल में ब्लैक फंगस से पीड़ित एक 52 साल की महिला का सफल ऑपरेशन किया गया। 6 घंटे तक चली सर्जरी में महिला का आधा चेहरा निकालकर उसे बचाया गया। ये पहला मामला है जब किसी मरीज का आधा चेहरा डॉक्टरों को निकालना पड़ा। इससे पहले बीएचयू में 2 और मरीजों को भी ब्लैक फंगस की शिकायत मिली थी, लेकिन उन्हें सिर्फ नाक के ऑपरेशन के जरिए ही बचाया जा सका था। लेकिन ये पहला मामला है जब जबड़े समेत आधे चेहरे को निकालकर महिला की जान बचाई गई। इस ऑपरेशन को करने वाले ईएनटी डिपार्टमेंट के डॉक्टर सुशील कुमार अग्रवाल ने बताया कि महिला में ब्लैक फंगस का असर बहुत ज्यादा था। उसके चेहरे पर काला फफूंद पड़ गया था। ऑपरेशन के समय उसका जबड़ा, आंख निकालनी पड़ी। इसके अलावा गाल के नीचे की हड्डी भी निकालनी पड़ी। हालांकि जब महिला बिल्कुल ठीक हो जाएगी तब नकली जबड़ा और आर्टिफिशियल जबड़ा लगाया जाएगा। यूपी में ब्लैक फंगस के 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। म्यूकरमाइकोसिस जो फंगस है, ये इसके केसेस हम पहले भी देखते थे। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना के बाद ही हम सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन पहले जो हम केस देखते थे वो 1 साल में 4 या 5 केस देखते थे। लेकिन कोरोना के बाद ये जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आई है, इसके बाद जो ये केसेस एकदम से बढ़े हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कोरोना का भी कुछ हाथ है, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन लोगों में देखे जा रहे हैं। कोरोना संकट में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों के रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि पिछले साल ही कोर्ट ने जुलाई में प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए थे, जिनमें यह कहा गया था कि जो अपने गांव चले गए और जो बाद में शहर वापस आ गए, उनके लिए रोजगार या खाने का इंतजाम होना चाहिए। लेकिन न तो उन निर्देशों का पालन हुआ, न ही किसी सरकार ने जवाब दाखिल किया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से प्रवासी मजदूरों की दशा और उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं पर 1 हफ्ते में जवाब मांगा। साथ ही दिल्ली एनसीआर में सामूहिक रसोई बनाने को भी कहा है, जिससे कोई भूखा न रहे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,582 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 850 मौतें हुई हैं। वहीं खास बात यह है कि एक दिन में 54,535 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,946 नए मामले सामने आए और 68 मौतें हुई। महाराष्ट्र में अभी भी करीब 5.5 लाख एक्टिव केस हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों को 1 जून सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ाया है। महाराष्ट्र जाने वालों के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट होना अनिवार्य है। अमेरिका के ओरेगन से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक आदमी समंदर में फंस गया। उसे हेलीकॉप्टर की मदद से वहां के कोस्ट गार्ड ने बचाया, जिसके लिए जहाज के ठीक ऊपर मौजूद हेलीकॉप्टर से कोस्ट गार्ड की टीम का एक सदस्य नीचे उतरा, जिसके बाद समंदर के बीचों बीच फंसे उस आदमी को सुरक्षित हेलीकॉप्टर तक लाने के लिए रस्सी की मदद से एक स्ट्रेचर जहाज तक भेजा गया। उसी स्ट्रेचर पर उस आदमी को लिटाकर रस्सी से बांध दिया गया और फिर हेलीकॉप्टर में मौजूद कोस्ट गार्ड की टीम के एक दूसरे सदस्य ने उसे ऊपर खींच लिया। बताया गया कि हद से ज्यादा थकान और सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत के बाद उस आदमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि पिछले 3 दिनों में देश भर में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है कि 20% से कम अब हमारे देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी पिछले 3 दिनों में नोट की गई है। 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस हैं। गुजरात के डांग जिले से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां आदिवासी इलाकों में जमीन पर लिटाकर कोरोना मरीजों का इलाज किया गया। आरोप है कि इन इलाकों में कोई डॉक्टर नहीं है और सरकारी अस्पताल भी कई किलोमीटर दूर है। और इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं की भी भारी कमी है, जिसकी वजह से कोरोना मरीजों को जमीन पर लिटाकर उनका इलाज किया गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कोरोना मरीज पेड़ों के नीचे लेटे दिखाई दिए। हालांकि उन्हें एक दूसरे से दूर रखा गया था, लेकिन मरीजों के घर वालों के साथ ही कई लोग आसपास खड़े दिखाई दिए। आजूबाजू एरिया में कोई डॉक्टर એટલા વાર નથી, 15 થી 20 કિલોમીટરની રેન્જ में। वहीं नवसारी जिले में बनाए गए कई कोविड केयर सेंटर पर सन्नाटा पसरा दिखा। वहां भी जमीन पर ही मरीजों के लिए गद्दे बिछा दिए गए।
लेकिन खबर है कि डॉक्टरों के न होने की वजह से वहां कोई नहीं पहुंचा। छोटा उदयपुर जिले से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां के कोविड केयर सेंटर पर तो ताले लटके दिखाई दिए। इस बीच राज्य सरकार ने दावा किया कि गांवों में हालात नियंत्रण में है। व्यवस्था થશે અને કેટલા ટનના પ્લાન્ટની ઓક્સિજનની જરૂરિયાત ઊભી થશે એ સર્વેની કામગીરી ચાલશે ને એ પ્રમાણે કામ કરવામાં। खबर है कि कुछ जिलों के गांवों में डॉक्टर हफ्ते में 2 से 3 घंटे के लिए ही इलाज करने जाते हैं। केदारनाथ के कपाट अगले हफ्ते खुल जाएंगे। उत्तराखंड में सोमवार को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जिसके लिए ऊखीमठ में तैयारियां तेज हो गई। इस बार सिर्फ पुजारी और मंदिर समिति से जुड़े कुछ लोग ही इसमें शामिल होंगे। कोरोना खतरे की वजह से राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा में लोगों के शामिल होने पर पहले ही रोक लगा दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चों की मदद के लिए 32 सेंटर बनाए जिनके माता पिता या तो कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर उनकी कोरोना से मौत हो गई है। युजवेंद्र चहल के माता पिता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद युजवेंद्र के पिता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि उनकी मां का इलाज घर में ही हो रहा है। इस बात की जानकारी युजवेंद्र की पत्नी धनश्री ने सोशल मीडिया के जरिए दी। दिल्ली के छतरपुर में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में मरीजों को काढ़ा भी बांटा गया। इस कोविड केयर सेंटर की जिम्मेदारी आईटीबीपी की मेडिकल टीम को सौंपी गई है। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए मुंबई के अंधेरी इलाके में एक जैन मंदिर को टीका केंद्र में तब्दील कर दिया गया। बीएमसी की तरफ से मंदिर में ही वैक्सीन लगाने की पूरी व्यवस्था कर दी गई। ये पहला धर्मस्थल बना है जहां मुंबई में सारे लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। मंदिर को टीका केंद्र बनाए जाने के बाद वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रोज 200 लोगों का यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है और अभी ये ग्रिप बढ़ते जाने वाली है। चुनाव आयोग ने कोरोना संकट की वजह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद चुनाव टाल दिए। आंध्र प्रदेश की 3 और तेलंगाना की 6 विधान परिषद सीटों पर ये चुनाव होने थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां के समता नगर इलाके में हथियारों से लैस कुछ बदमाश लॉकडाउन के समय इलाके में दहशत फैलाते दिखाई दिए। ये वीडियो 9 मई का है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें ये लोग हाथों में चाकू और पिस्तौल लिए दिखाई दिए। बताया गया कि इस वीडियो में दिख रहे बदमाशों ने काफी देर तक इसी तरह वहां घूम कर इलाके के लोगों को धमकाया। बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस भी बाकी कई राज्यों की तरह लॉकडाउन तोड़ने वालों के साथ काफी सख्ती से पेश आ रही है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन, जबकि महाराष्ट्र में 1 जून तक लॉकडाउन जैसी ही सख्त पाबंदियां लगी। और इस दौरान जो लोग बिना काम अपने घरों से निकल रहे हैं, पुलिस उनसे सख्ती से निपट रही है, जिसकी एक तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई। पाबंदियों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम सड़कों पर मुस्तैद दिखी। रास्तों पर डटे पुलिस वाले वहां से गुजरने वाले लोगों से उनके पास चेक करते दिखाई दिए। इस दौरान कुछ ऐसे भी लोग नजर आए जो जांच के लिए रोके जाने पर पुलिस वालों से ही उलझ गए। बिहार के सिवान में भी लॉकडाउन के दौरान सख्ती बढ़ा दी गई। बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को पकड़कर पुलिस उनसे उठक बैठक लगवाती दिखाई दी। छोड़ेंगे नहीं। पुलिस के जवानों के साथ अधिकारी भी सड़कों पर गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी लेते दिखाई दिए। इस दौरान जिन लोगों ने प्रशासन की ओर से जारी पास दिखाए, उन्हें ही पुलिस ने आगे जाने दिया। एसडीएम फोर्स पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद है। हर एक आने जाने लोगों की तलाशी ली जा रही है। लॉकडाउन सफल हो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं जिन लोगों ने तय समय के बाद भी अपनी दुकानें खोल रखी थीं, उन्हें पुलिस और प्रशासन की टीम ने बंद करवा दिया। महाराष्ट्र के वर्धा जिले से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां के तहसील दफ्तर में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने कुछ ही देर में पूरे दफ्तर को अपनी चपेट में लिया। वहां से सामने आई तस्वीर फौरन फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने में पूरी ताकत झोंक दी, मगर खबर है कि दफ्तर में रखे कई दस्तावेज इस आग में जलकर राख हो गए। यह आग वहां कैसे लगी, इसका पता नहीं चल पाया है। कोरोना संकट पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री अब देश के जिला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली मीटिंग 18 मई को होगी, जिसमें 9 राज्यों के 46 जिलों के डीएम शामिल होंगे, जबकि 20 मई को 10 राज्यों के 54 जिलों के डीएम बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसमें उनके साथ उस राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी मौजूद रहना होगा। बताया जा रहा है कि पहले दौर में जिन राज्यों के अधिकारियों से बातचीत होगी, उनमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा शामिल। इनके अलावा पुदुचेरी, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल और हरियाणा भी पहले दौर की लिस्ट में। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़के ने कोबरा को पकड़ने की कोशिश की।
बताया गया कि कोबरा के काटने से उस लड़के की मौत हो गई, क्योंकि जिस तरीके से वो उस कोबरा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो काफी खतरनाक था। सामने आए वीडियो में वो लड़का एक कपड़े की मदद से कोबरा को पकड़ता नजर आया, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। उसने उस कोबरा को कपड़े से मारा भी। ऐसे में कोबरा ने भी अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के का एक दोस्त भी उसके साथ शामिल हो गया और उसने भी कपड़े से कोबरा को दबाने की कोशिश की। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में पुलिस की हिंसा के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। बताया गया कि वहां 2 हफ्ते पहले शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई की हालत गंभीर बनी हुई है। और इसी का विरोध जताने के लिए राजधानी बोगोता में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। इन लोगों ने पुलिस की ओर से जारी बर्बरता के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में अपने देश का झंडा लहराते हुए शहर के कई इलाकों से गुजरे और पुलिस की हिंसक कार्रवाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। शहर भर में घूमने के बाद ये प्रदर्शनकारी वहां के एक मशहूर चौराहे पर जमा हो गए। इस दौरान ज्यादातर लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाए नजर आए, लेकिन विरोध जताने के चक्कर में वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। गुजरात के दाहोद से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मरीजों के इलाज के लिए खोला गया एक कोरोना सेंटर एसडीएम के अचानक वहां पहुंचने पर उन्हें बंद मिला। बताया गया कि एक दिन पहले भी वो वहां पहुंचे थे, तब वहां 6 मरीज भर्ती थे, लेकिन जब उसके अगले दिन वो अचानक वहां पहुंचे तो उन्हें उस कोरोना सेंटर में ताला जड़ा मिला। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उस सेंटर का मेन गेट बंद है, ना तो वहां मरीज है, ना ही कोई डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी। कोरोना सेंटर के बंद होने की वजह से वहां सन्नाटा पसरा दिखा, जबकि उसके एक दिन पहले की तस्वीरों में कुछ मरीज अपने अपने बेड पर लेटे हुए नजर आए। तो कोरोना सेंटर पर ताला जड़ा दिया गया। तस्वीरें गुजरात के दाहोद की सामने आई है और जब वहां पर लोग पहुंचते हैं तो ये कोरोना सेंटर बंद मिलता है।